जय श्री राम हमारे सभी क्लास 12th की प्यारे बच्चों को। तो प्यारे बच्चे, आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज अर्थात क्रैश कोर्स की क्लास चल रही है उसकी 8वीं क्लास पे चलेंगे। और अभी तक आपकी 7 क्लास हो चुकी है और सातों क्लास में हमने प्रोज के सभी इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को करा दिए हुए हैं। यदि आपकी अन्य क्लास में सातों क्लास में से कोई भी क्लास छोटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th रिवीजन सीरीज 2025-26 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और आपको पता है कि आपको टोटल 25 रिवीजन सीरीज की क्लास दी जाएगी और उस 25 में आपका पूरा ग्रामर लिटरेचर पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। और इस बात की गारंटी आपको देते हैं कि यदि आपने इन 25 रिवीजन सीरीज की क्लास को अच्छी तरह से अटेंड कर लिया तो आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए भैया जितनी भी रिवीजन सीरीज अर्थात क्रैश कोर्स की क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप सभी क्लासेस को अच्छी तरह से कवर करेंगे, किसी भी क्लास में कोई भी लापरवाही आप नहीं करेंगे। तो भैया आज हम लोग चलेंगे, आपका प्रोज वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है। प्रोज में जो आपका शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है हमने पूरी आपके सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट एवं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिए हैं। आज हम लोग शुरू करेंगे पोएट्री वाला सेक्शन और पोएट्री वाले सेक्शन को भी 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आपका आज वाली एक क्लास हो जाएगी, एक आपकी कल की क्लास हो जाएगी। मींस 2 क्लास में आपका रिवीजन सीरीज की 2 क्लास में आपका पोएट्री का सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं पोएट्री का सिलेबस, देख लेते हैं कि पोएट्री वाले सेक्शन से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। तो अब यहां पर देखिए आपका पोएट्री का सिलेबस दिए हुए हैं और इस पोएट्री के सिलेबस में देखिए 8वां पॉइंट में दिए हुए हैं 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट। मींस पोएट्री का एक स्टैंजा देंगे और उस स्टैंजा के आधार पर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब भैया एक एक लाइन का उत्तर उसका होना चाहिए, 2 लाइन का भी हो सकता है, 3 लाइन का भी हो सकता है, लेकिन आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मींस बहुत छोटा उत्तर उसका रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे? 2 नंबर के होंगे। 3 प्रश्न है तो जाहिर सी बात है 6 नंबर हो जाएगा। तो 6 नंबर का आपका क्या पूछा जाएगा? स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे। मींस पोएट्री का एक स्टैंजा देंगे, उस स्टैंजा के आधार पर 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। और अगला पॉइंट देखिए आपका नोट में दिए हुए हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ फिगर ऑफ स्पीच बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन। भैया पोएट्री वाले सेक्शन में फिगर ऑफ स्पीच भी पूछा जा सकता है, मतलब उस स्टैंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है ये भी पूछा जा सकता है। और फिगर ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है यहाँ पर देख लीजिए, जो पूछे जा सकते हैं उसमें है सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, ऑक्सीमोरन है, एपोस्ट्रॉफी है, हाइपरबोल है, ओनोमोटोपोइया है। इन जो है फिगर ऑफ स्पीच में से आपका पहचान का भी दे सकता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। और 9वां पॉइंट आपका हो गया सेंट्रल आइडिया ऑफ द गिवन पोएम। मींस जो है 3 पोएम का नाम देंगे, 3 पोएम में से किसी एक पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर के 10 नंबर के आपके पोएट्री वाले सेक्शन से पूछे जाएंगे और 10 नंबर आपका 2 क्लास से पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। 10 नंबर आपका 2 क्लास से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप पोएट्री का जो रिवीजन सीरीज की 2 क्लास दी जाएगी, यदि आपने उन 2 क्लास को अटेंड कर लिया तो आपके 10 नंबर फिक्स हो गए। इस बात की गारंटी आपके सूरज सर देते हैं। तो भैया इसलिए ध्यान से कवर करिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग शुरुआत की जो 3 पोएम है उसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें जो 2 पोएम बची होगी उसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। बाकी 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया देख लेंगे। सेंट्रल आइडिया आपको सभी पोएम की नहीं तैयार करनी है, शुरुआत की 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया आप तैयार कर लेंगे, उसी में आपका काम हो जाएगा। तो आपको अगली क्लास में आपका जो है लास्ट के 2 पोएम की स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर और आपके सेंट्रल आइडिया अगली क्लास में कंप्लीट कर देंगे। आज की क्लास में शुरुआत के 3 पोएम की स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। तो भैया आ जाते हैं, पहला जो आपका पोएट्री का चैप्टर है माई मदर एट 66 जिसे कमला दास ने लिखा हुआ है, इसके स्टैंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को पहले हम लोग कवर करते हैं। और एक बार सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को आप शेयर कर देंगे।
इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे। आपको सारी क्लासेस यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही हैं, तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप सभी बच्चे तक इस वीडियो को क्या कर दोगे, शेयर कर दोगे। तो भैया आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका पोएम का नाम है माई मदर एट 66, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। अब यहाँ पर पहला जो इंपॉर्टेंट स्टेंजा है, स्टेंजा देखिए आपका ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। ये वाला जो स्टेंजा है, इसके आधार पे जो प्रश्न है उसे तो हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग इस स्टेंजा को देख लेते हैं। इस स्टेंजा का पहले हम लोग हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे गए हैं हम लोग उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो पहले भैया इसका जल्दी से हिंदी अर्थ हम लोग कवर कर लेते हैं। अब हिंदी अर्थ क्या होगा? ड्राइविंग मीन्स वाहन चला करके, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम मीन्स अपने माता पिता के घर से, अपने माता पिता के घर से वाहन चला करके, होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे, कहाँ के लिए वाहन चला के जा रही हूँ? कोचीन के लिए। लास्ट फ्राइडे मीन्स पिछले शुक्रवार को, मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचीन के लिए वाहन चला कर के जाते हुए मैंने देखा, माई मदर अपनी माँ को देखा, बिसाइड मीन्स अपने बगल में, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में देखा, डोज जम्हाई लेते हुए, ओपन माउथ मीन्स मुंह खोल करके जम्हाई लेते हुए हमने देखा, हर फेस असिन, उनका चेहरा, असिन मीन्स हो जाएगा रक्तहीन हो जाना, उनका चेहरा रक्तहीन हो गया था। असिन बोले तो रक्तहीन होना, उनका चेहरा रक्तहीन हो गया था। लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स एक लाश के समान उनका चेहरा पूरी तरह से रक्तहीन दिख रहा था। एंड रियलाइज्ड, और हमने महसूस किया, विथ पेन मीन्स दर्द के साथ हमने महसूस किया, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह उतनी बूढ़ी हो गई है जितना वह बूढ़ी दिख रही है उतना बूढ़ी हो भी गई है। मैंने इस चीज को दर्द के साथ क्या किया, महसूस किया। तो यहाँ कमला दास अपनी माँ के बारे में बात कर रही हैं। शुरुआत की पोएम की शुरुआत की स्टेंजा है, तो इसमें कमला दास जा रही होती हैं, वाहन चला करके कोचीन एयरपोर्ट के लिए निकलती हैं। तो वहां के लिए जब जा रही होती है तो अपनी माँ, उनकी माँ उनके गाड़ी में बगल में बैठी हुई हैं, तो माँ की दशा को सोच करके उन्होंने सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो एक बार फिर से इसका स्टेंजा का हिंदी अर्थ जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। तो सिंपल सा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से वाहन चला करके कोचीन के जाते समय, कोचीन एयरपोर्ट की तरफ जाते समय, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मीन्स मेरे बगल में, डोज जमाई लेते हुए, ओपन माउथ मीन्स मुंह खोल करके जमाई लेते हुए देखा, हर फेस असिन, उनका जो है चेहरा रक्तहीन हो गया था, लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स एक लाश के समान उनका चेहरा रक्तहीन हो गया था। एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और दर्द के साथ हमने महसूस किया, दैट सी वाज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह उतनी बूढ़ी हो गई है जितना वह बूढ़ी दिख रही थी। तो भैया ये स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसके आधार पे जो पहला प्रश्न बना है, पहले प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। प्रश्न है, फ्रॉम वेयर वाज दी पोएट ड्राइविंग, कवियत्री कहाँ के लिए जा रही थी? तो कमला दास कहाँ के लिए जा रही थी? कोचीन एयरपोर्ट पे जा रही थी ना, कोचीन लिख दोगे। एंड व्हेन, और कब जा रही थी? तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग दिया था ना, शुरुआत में देखो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग दिया है ना, पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है ना। तो आप जो है दूसरा प्रश्न जो इसमें पूछा गया लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग कर दोगे। पहला प्रश्न था फ्रॉम वेयर वाज दी पोएट ड्राइविंग, कवित्री कहाँ के लिए जा रही थी? तो भैया जो है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, सॉरी यहाँ पर प्रश्न है फ्रॉम वेयर वाज दी पोएट ड्राइविंग, कवित्री कहाँ से जा रही थी? तो अपने पेरेंट्स की होम से जा रही थी, मीन्स अपने माता पिता के घर से जा रही थी। यहाँ है फ्रॉम वेयर, कहाँ से, वाज दी पोएट ड्राइविंग मीन्स कवित्री कहाँ से ड्राइविंग वाहन चला के जा रही थी? तो भैया अपने माता पिता के घर से जा रही थी। अगला है व्हेन, कब? तो लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द पोएट वाज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, माता पिता अपने जो है मिस कवित्री जो है अपने माता पिता के घर से जा रही थी, टू कोचीन, कोचीन के लिए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग मीन्स पिछले शुक्रवार की सुबह पिछले शुक्रवार की सुबह जो है कवित्री जो है कोचीन एयरपोर्ट के लिए अपने माता पिता के घर से जा रही थी। तो इस पहले प्रश्न में दो प्रश्न पूछा गया था, तो दोनों प्रश्न का उत्तर इसी उत्तर में कंप्लीट कर दिए हैं। अगला प्रश्न है,
विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन द लाइन हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। ये जो लाइन आपकी है हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स मीन्स उनका चेहरा जो है पीला पड़ गया था, मीन्स रक्तहीन हो गया था, किसके समान, कॉर्प्स के समान, लाश के समान, लाश के समान उनका जो है चेहरा पीला पड़ गया था। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो भैया यहाँ पर कंपैरिजन के लिए उनके चेहरे की तुलना एक लाश से किया गया है और कंपैरिजन के लिए लाइक शब्द का प्रयोग किया गया है, तो फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। सिमिली में आपका दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन होता है और कंपैरिजन के लिए कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का प्रयोग होता है, तो वहां फिगर ऑफ स्पीच आपका सिमिली होता है। और कंपैरिजन यदि हो रहा हो लेकिन एज लाइक सो का प्रयोग ना हुआ हो तब वहां पर मेटाफर आपका होता है। तो लेकिन यहां पर लाइक का प्रयोग किया गया है कंपैरिजन के लिए, तो फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। तो देखिए अब लिखे हुए हैं द फिगर ऑफ स्पीच सिमिली इज यूज्ड इन द गिवन लाइन हर फेस असेन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। तो उसी वही बात सिंपल से लिखे हुए हैं कि इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न है नेम दी पोएम, कविता का नाम लिखिए, एंड पोएट और जो है उसके लेखिका जो है उनका नाम लिखिए। ऑफ दीज लाइन मीन्स इन लाइन का, इन लाइन के कविता का नाम और उसके जो है लेखिका जो है उनका नाम लिखिए। तो मतलब कुल मिलाकर के जो है पोएम का नाम आपको लिखना है और इसकी कवित्री जो कमला दास है उनका नाम लिखना है। तो अब देखिए लिखी हुई है द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 मीन्स जो है इस पोएम का जो है नाम है माई मदर एट 66। कंपोज्ड बाई मीन्स लिखा गया है कमला दास के द्वारा, वो कमला दास के द्वारा लिखा। और एक बात ध्यान देना, यहाँ रिटन बाई नहीं करेंगे। रिटन बाई जब आपका प्रोज का टेक्स्ट रहा होता तो रिटन बाई करते, लेकिन ये पोएट्री वाला सेक्शन है तो पोएट्री वाले सेक्शन के लिए हमेशा कंपोज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान दोगे आप यहाँ पर कंपोज्ड बाई करोगे, रिटन बाई नहीं करोगे। तो सिंपल सा हो जाएगा द नेम ऑफ द पोएम इज माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। तो आपको सभी पोएम का नाम पता होना चाहिए और जो उसके लेखक या लेखिका हैं मीन्स कवि या कवित्री हैं उनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखोगे क्योंकि इस तरह से आपका प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है व्हाट वाज द पोएट्स मदर डूइंग इन द व्हीकल। कवित्री की माँ क्या कर रही थी इन द व्हीकल मीन्स वाहन में। वाहन में कवित्री की माँ क्या कर रही थी? तो जम्हाई ले रही थी मुंह खोल करके ना। वाहन में कवित्री की माँ क्या कर रही थी? मुंह खोल करके जम्हाई ले रही थी। तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं दी पोएट्स मदर वाज डोजिंग, कवित्री की माँ डोजिंग कर रही थी मीन्स जम्हाई ले रही थी। विथ ओपन माउथ मीन्स मुंह खोल करके, इन दी व्हीकल मीन्स वाहन में। वाहन में कवित्री की मां मुंह खोल करके क्या कर रही थी? जम्हाई ले रही थी। तो ये हो गया आपका चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया द पोएट्स मदर वाज डोजिंग विथ ओपन माउथ इन दी व्हीकल हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ वाज द फेस ऑफ द पोएट्स मदर लुकिंग लाइक मीन्स कवित्री की मां का चेहरा कैसे दिख रहा था? तो भैया कवित्री की मां का चेहरा एक लाश के समान एसन मीन्स पीला या रक्तहीन दिख रहा था ना। जो उनका चेहरा था जो है कवित्री के माँ का जो चेहरा था वो एक लाश के समान असन पीला अर्थात जो है रक्तहीन हो गया था ना। उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखी हुई हैं द फेस ऑफ द पोएट्स मदर मीन्स कवित्री की माँ का चेहरा वाज लुकिंग मीन्स दिख रहा था असिन, असिन मीन्स रक्तहीन अर्थात पीला दिख रहा था, लाइक अ कॉर्प्स मीन्स एक लाश के समान। तो आपका सीधे सटीक उत्तर हो गया द फेस ऑफ द पोएट्स मदर वाज लुकिंग असिन लाइक अ कॉर्प्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न प्यारे 5 प्रश्न इस स्टेंजा से था। अब इसी पोएम का जो है दूसरा स्टेंजा आ गया है। दूसरे स्टेंजा के आधार पर जो प्रश्न होंगे हम लोग उसे कवर करेंगे और आप लोग जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12th के जो भी आपके साथी यार हों सभी तक आप इस वीडियो को पहुंचा देंगे, आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि आपको सारे प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक ढंग से बताए जा रहे हैं और जितने प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं बस उन्हीं प्रश्नों को कराया जा रहा है। कोई भी प्रश्न इधर उधर से नहीं कराया जा रहा है। तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है आप सभी बच्चों तक वीडियो को पहुंचा देंगे और आपका व्हाट्सएप स्टेटस और जो भी आपका जहां पर भी जो है सोशल मीडिया जो भी आपका हो सभी जगह इस वीडियो को शेयर करोगे, व्हाट्सएप का स्टेटस लगाओगे, जो भी करना होगा आप करो, लेकिन बस जो है सभी बच्चों तक वीडियो पहुंच जाना चाहिए। और रिवीजन सीरीज की क्लास बता देना सभी को भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, कोई भी क्लास 25 क्लास में छूटनी नहीं चाहिए।
अब यहाँ पर देखिए स्टेंजा नंबर 2 है और ये स्टेंजा नंबर 2 आपका इस पोएम का 2023 की AB और 25 की HY सेट में पूछा गया स्टेंजा है। स्टेंजा क्या है, पहले हम लोग इस स्टेंजा का जल्दी से हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद इसके आधार पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो स्टेंजा है, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने पुनः उन्हें देखा, मीन्स कवित्री कह रही मैंने पुनः अपनी माँ को देखा। वैन मीन्स मुरझाई हुई थी, मेरी माँ मुरझाई हुई थी, कैसे दिख रही थी, मुरझाई हुई थी। आगे है पेल मीन्स पीली दिख रही थी, मीन्स मुरझाई हुई थी, पीली दिख रही थी। एज किसके समान, एज अ लेट विंटर्स मून मीन्स पिछले शीतकाल के चंद्रमा के समान, पिछले शीतकाल के चंद्रमा के समान मेरी माँ मुरझाई हुई और पीली सी प्रतीत हो रही थी। एंड फेल्ट ओल्ड फेमिलियर एज, और हमने महसूस किया, फेल्ट बोले तो महसूस किया, दैट उस ओल्ड फेमिलियर मीन्स परिचित, एज मीन्स दर्द को, और हमने उस परिचित दर्द को महसूस किया। वो परिचित दर्द कौन सा है, माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर, जो मेरे बचपन का डर था मैंने उसे महसूस किया। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो कुछ भी मैं कह सकी वह क्या कही, सी यू सून अम्मा, पुनः मैं अम्मा आपसे मिलती हूँ। ऑल आई डिड वाज, मैं जो कुछ भी की वह क्या की, स्माइल एंड स्माइल, मुस्कुराती और मुस्कुराती रही, एंड स्माइल और मुस्कुराती रही। मीन्स वह अपनी माँ को जब फेयरवेल, कमला दास जब अपनी माँ को फेयरवेल विदाई दे रही थी तो अपने चेहरे पे कोई भी ऐसा सिकन नहीं लाना चाह रही थी, मीन्स सैडनेस वाली सिकन नहीं लाना चाह रही थी ताकि उनकी माँ परेशान हो, इसलिए कोई ऐसा दुखी वाला भाव अपने चेहरे पे नहीं दिखा रही थी, केवल मुस्कुरा मुस्कुरा रही थी। माना कि उनके अंदर जो है दर्द चल रहा था, दर्द बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, वह बहुत सैड फील कर रही थी, लेकिन चेहरे से नहीं दिखा रही थी कि वह सैड फील अपनी माँ के लिए कर रही हैं। जैसे जब कोई प्रेमी प्रेमिका अलग होते हैं तो प्रेमी जब अगर प्रेमी कमाने के लिए बाहर चला गया, सपोज दैट प्रेमी नौकरी के लिए कहीं चला गया, 2 4 6 10 महीना बाद आने वाला है, तो जब प्रेमिका छोड़ने के लिए उसे स्टेशन पे जाएगी तो प्रेमिका के अंदर बहुत दर्द चल रहा होगा कि कैसे जो है हम 6 महीना 8 महीना अपने जो है अपने हस्बैंड के बिना रहेंगे, अपनी प्रेमी के बिना कैसे रहेंगे, ये विरह के दिन जो होंगे कैसे बीतेंगे। तो मतलब प्रेमी और प्रेमिका दोनों के दिल में बहुत दर्द होगा, लेकिन जो है दोनों एक दूसरे के बारे में सोचेंगे कि इसे अगर हम अभी रो देंगे या फिर अभी सैडनेस चेहरे से दिखा देंगे तो सामने वाला भी सैड हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के दर्द को समझते हैं, समझने और जो है अपने दर्द को नहीं शो करते हैं, वहां पर चेहरे पे ऐसा सिकन नहीं लाते, मुस्कुराते हुए जो है एक दूसरे से डिपार्ट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, चले जाते हैं। माना कि दर्द होता है लेकिन फिर भी चेहरे से छिपा लेते हैं ताकि दूसरे वाले को जो है ज्यादा दिक्कत ना हो। तो वही बात, वही जुदाई वाली बात यहाँ पर कमला दास अपनी माँ के लिए फील कर रही है। माँ से पता नहीं वो दोबारा मिल पाएंगी, क्योंकि माँ इनकी बूढ़ी हो गई हैं तो उन्हें उम्मीद भी नहीं है कि माँ से मिल पाएंगी कि नहीं मिल पाएंगी दोबारा। लेकिन जो है अब इतनी सारी उनके दिमाग में क्वेश्चन से चल रहे हैं, फिर भी जो है अपने चेहरे पे मुस्काइल के साथ उन्हें जो है मुस्कान के साथ जो है उन्हें क्या कर रही हैं, विदाई दे रही हैं अपनी माँ को। ठीक है, तो यही बात है, एक बार फिर से जल्दी से हिंदी अर्थ देखेंगे, इसके बाद हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर कवर करेंगे। हिंदी अर्थ जल्दी से देखो। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने उन्हें पुनः देखा। वैन पेल मीन्स जो है मुरझाई हुई, पीली पड़ी हुई थी। एज लेट विंटर्स मून मीन्स पिछले शीतकाल की चंद्रमा की भांति। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज, हमने पुराना दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन के दर्द को। बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन जो मैं कुछ कही जो है, सी यू सून अम्मा, हमने कहा, लेकिन हमने जो कुछ कहा वह कहा कि सी यू सून अम्मा, अम्मा पुनः आपको उससे मिलते हैं। एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी मैंने किया वह किया क्या, मुस्कुराती मुस्कुराती और मुस्कुराती रही। अब आगे आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, हाउ दी पोएट्स मदर लुक्ड, कवित्री की माँ कैसे दिख रही थी। एंड कंपेयर्ड, और उनकी तुलना कैसे की गई थी। तो भैया जो है कवित्री की माँ कैसे, वैन एंड पेल दिख रही थी, मीन्स मुरझाई हुई और पीली दिख रही थी। और उनकी तुलना कैसे किया गया है, लेट विंटर्स मून से किया गया है ना, मीन्स पिछले शीतकाल की सर्दी से किया गया है ना, चंद्रमा से किया गया ना, पिछले शीतकाल की चंद्रमा से किया गया ना। तो वही चीज आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए प्रश्न के उत्तर कैसे लिखे हुए हैं। दी पोएट्स मदर लुक्ड मीन्स कवित्री की माँ दिख रही थी। वैन मीन्स जो है मुरझाई हुई।
पेल मीन्स पीली दिख रही थी, एंड सी वॉज कंपेयर्ड विथ, और उनकी तुलना की गई है विथ अ लेट विंटर्स मून मीन्स पिछले शीतकाल के चंद्रमा के समान उनकी तुलना की गई है, या पिछले शीतकाल के चंद्रमा से उनकी तुलना की गई है। तो भैया ये हो गया पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। उत्तर क्या है? दी पोएट्स मदर लुक्ड व्हेन पेल एंड शी वाज कंपेयर्ड विथ अ लेट विंटर्स मून। आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए दिए हुए हैं, व्हाट डिड दी पोएट फील, कवित्री ने क्या महसूस किया? तो भैया कवित्री ने क्या महसूस किया? पुरानी अपने बचपन के दर्द को महसूस किया हुआ था ना, जो उनका बचपन का भय होता था, मीन्स माँ से जब अलग होती थी बचपन में जो एक डर लगता था उन्हें जब माँ से अलग होती थी, वही दर्द महसूस किया ना, इस समय भी वही दर्द महसूस कर रही थी ना, तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखी हुई है, दी पोएट फेल्ड, कवित्री ने महसूस किया, दैट ओल्ड फेमिलियर एज मीन्स पुराने परिचित दर्द को महसूस किया, हर चाइल्डहुड फियर अपने बचपन के डर को, मीन्स जो है कवित्री ने जो है अपने पुराने परिचित दर्द को महसूस किया, और पुराना परिचित दर्द क्या है? हर चाइल्डहुड फियर, उनके बचपन का डर, उनके बचपन का जो डर है वही दर्द उन्होंने आज अपने परिचित पुराने वही दर्द को उन्होंने महसूस किया जब वो अपने माँ से डिपार्ट हो रही, जब अपनी माँ से अलग हो रही है। तो ये हो गया इस प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि दी पोएट फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एज हर चाइल्डहुड्स फियर। तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, Why did the poet do? कवित्री ने क्या किया at the time of farewell मीन्स विदाई के समय? विदाई के समय कवित्री ने क्या किया? तो विदाई के समय कवित्री केवल मुस्कुराती नहीं ना, उन्होंने बस इतना कहा सी यू सून अम्मा, पुनः आपसे मिलती हूँ अम्मा, और वह मुस्कुराती रही, बाकी कुछ अपने चेहरे से ऐसा सिकन वाला महसूस मतलब सो नहीं की कि जो है उन्हें दर्द बहुत हो रहा है, माँ से अलग होने का बहुत दुख हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई। माना कि दर्द हो रहा था लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं। तो वही चीज आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देना है कि जो है फेयरवेल मीन्स विदाई के समय कवित्री ने क्या किया हुआ था? तो कवित्री ने कुछ नहीं किया, बस कहा सी यू सून अम्मा, और जो है उसके बाद मुस्कुराती रही। तो अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं, एट द टाइम ऑफ फेयरवेल मीन्स विदाई के समय, द पोएट ओनली सेड, कवित्री ने केवल कहा, दैट सी वुड सी अम्मा सून, कि वह अम्मा से कही कि अम्मा मैं पुनः आपसे मिलूंगी, एंड सी अर्थात द पोएट स्माइल्स ओनली टिल द एंड मीन्स केवल अंत तक मुस्कुराती रही, टिल द एंड मीन्स एंड मीन्स अंत तक, और इसके बाद उनकी जो है कवित्री क्या कर रही, अंत तक केवल मुस्कुराती रही। तो भैया ये हो गया इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि एट द टाइम ऑफ फेयरवेल द पोएट ओनली सेड दैट सी वुड सी अम्मा सून, एंड सी अर्थात द पोएट स्माइल्स ओनली टिल द एंड। तो भैया ये हो गया इस तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, व्हाट डिड द पोएट्स डू, कवित्री ने क्या किया एट द टाइम ऑफ फेयरवेल मीन्स विदाई के समय? तो कवित्री ने विदाई के समय क्या किया? तो अपनी ट्रू फीलिंग्स को छिपा ली हुई थी और केवल मुस्कुरा रही थी, और उन्होंने कहा था सी यू सून अम्मा। अभी जो दूसरा या तीसरा प्रश्न था उसी से लगभग मिलता जुलता ये प्रश्न है कि कवित्री ने व्हाट डिड द पोएट्स डू, कवित्री ने क्या किया एट द टाइम ऑफ फेयरवेल मीन्स विदाई के समय? तो वही चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अभी जो यहाँ वाला प्रश्न था, व्हाट डिड द पोएट डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल, जो तीसरा प्रश्न है लगभग वही आपका उत्तर चौथे का भी होगा। तो देखिए आपका जो है जो प्रश्न पूछा गया, व्हाट डिड द पोएट्स डू एट द टाइम ऑफ फेयरवेल मीन्स विदाई के समय कवित्री ने क्या किया? तो इसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, The poetess attempt to mask her true feelings मीन्स कवित्री ने जो है अटेम्प्ट प्रयास किया, टू मास्क मीन्स छिपाने का, हर ट्रू फीलिंग्स मीन्स अपनी जो है सच्ची भावना को, कवित्री ने अपनी सच्ची भावना को छिपाने का प्रयास किया, ड्यूरिंग द फेयरवेल मीन्स विदाई के समय, विथ अ स्माइल मीन्स मुस्कान के साथ उन्होंने विदाई के समय अपनी सच्ची भावना को छिपाने का प्रयास किया, एंड सिंपल रीअश्योरिंग, और उन्हें साधारण ढंग से रीअश्योर किया, आश्वस्त किया, यह कहते हुए कि सी यू सून अम्मा, अम्मा पुनः मैं आपसे मिलती हूँ। तो भैया ये हो गया इससे चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, इसके बाद पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर है, दी पोएट्स अटेम्प्ट टू मास्क हर ट्रू फीलिंग्स ड्यूरिंग द फेयरवेल विथ अ स्माइल एंड सिंपल रीअश्योरिंग सी यू सून अम्मा। आगे बढ़ जाते हैं। आगे जो है इस पोएम का बस इसमें स्टैंजा में 4 ही प्रश्न थे।
ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपका पहली पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। जो आपकी पहली पोएम है माई मदर एट 66। माई मदर एट 66 के हमने 2 स्टेंजा लिए हुए थे, दोनों स्टेंजा को आपका हिंदी अर्थ बता दिए। उम्मीद करते हैं आप दोनों की हिंदी अर्थ को समझ गए होंगे, सभी स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन को समझ गए होंगे, कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग चलेंगे, जो दूसरी पोएम आपकी है कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट मीन्स एकदम शांत रहना, मीन्स यहाँ पर शांत रहने की बात किया गया है कि हम शांत रह करके क्या अचीव कर सकते हैं, मीन्स कैसे हम अपना अंतरावलोकन कर सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं, उसी के बारे में आपका एक कीपिंग क्वाइट पोएम है। तो भैया अब हम लोग इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। तो एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें, और क्लास 12th की जो भी साथी यार आपके हों, दोस्त, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जो नहीं हो भैया, सभी तक आप वीडियो को शेयर कर दोगे, और रिवीजन सीरीज की जो भी 25 क्लास दी जाएगी आप उसे अच्छे से कवर करोगे, उसमें किसी भी प्रकार की आप कोई लापरवाही नहीं करोगे। ये बात अपने दिमाग में आप पूरी तरह से सेट कर लीजिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, जो डायमंड एकेडमी क्लासेस का टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप बना है, उसमें आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा पीडीएफ के लिए। अब जो कीपिंग क्वाइट है इसका स्टेंजा देखिए, स्टेंजा नंबर फर्स्ट जो है, अब पहला इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेंजा उसे देखिए, और ये स्टेंजा जो है यूपी बोर्ड 2023 के जेडवाई सेट में पूछा गया स्टेंजा है। स्टेंजा क्या है? फिशरमैन इन दी कोल्ड सी। फिशरमैन मीन्स मछुआरे, फिशरमैन मीन्स मछुआरे जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। फिशरमैन मीन्स मछुआरे, इन दी कोल्ड सी मीन्स ठंडे सागर में, ठंडे सागर में मछुआरे वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वेल्स अर्थात मछली, वेल्स जो समुद्र में मछली पाई जाती है उसी को वेल्स नाम है, तो वही बात है कि वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे अर्थात मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। मछुआरे जो है ठंडे सागर में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। एंड दी मैन गैदरिंग साल्ट, और जो व्यक्ति जो है गैदरिंग साल्ट मीन्स नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। ये सारी चीजें कब पॉसिबल हैं? जब हम कुछ समय के लिए अपने सभी काम धाम को पूरी तरह से बंद कर दें, एकदम कीपिंग क्वाइट, एकदम शांत हो जाएं, केवल इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतरावलोकन करें कि जो हम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करें। तो जैसे विचार करेगा, जैसे सब कुछ सारे काम बंद कर देगा, तब जो है फिशरमैन ठंडे सागर में अपने जो है वुड नॉट हार्म, तो वेल्स मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि वह कीप क्वाइट, एकदम शांत होकर के बैठ गया, इंट्रोस्पेक्शन कर रहा है। और जो है जो व्यक्ति नमक गैदर कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, वे भी अपनी घायल हाथों को देख सकेंगे कि कैसे नमक इकट्ठा करने से उनके हाथ पूरी तरह से घायल हो चुके हैं। नमक इकट्ठा करना मतलब समुद्र से जो है नमक जो प्रोसेस में लाते हैं, समुद्र से जो पानी से, खारा पानी से जो है नमक बनता है, तो उस प्रोसेस की यहाँ बात किया गया है। तो जो पूरा इकट्ठा करते हैं तो उसमें हाथ पूरा बेकार हो जाता है, ठीक है, तो वही बात है आपका। अब इसके आधार पे जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों को भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न है व्हाट वुड हैपन इन दी कोल्ड सी, ठंडे सागर में क्या घटित होगा? तो भैया ठंडे सागर में जो है फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, मछुआरे मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, यही होगा ना। अगर हम कीपिंग क्वाइट एकदम शांत हो जाए तो मछुआरे जो है, फिशरमैन जो है कहां पर जो है कोल्ड सी में जो है मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो वही बात को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं इन दी कोल्ड सी, ठंडे सागर में फिशरमैन वुड नॉट हार्म वेल्स, फिशरमैन वेल मछलियों को अर्थात मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अगला प्रश्न है हु वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, कौन अपने घायल हाथों को देख सकेगा? तो भैया जो व्यक्ति गैदरिंग कर रहा है, साल्ट मीन्स नमक इकट्ठा कर रहा है, वही अपने जो है घायल हाथों को देख सकेगा। तो वही बात को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। तो देखिए लिखे हुए हैं दी मैन गैदरिंग साल्ट, जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वे अपने घायल हाथों को क्या कर सकेंगे? देख सकेंगे। मीन्स जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि दी मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अगला प्रश्न है तीसरा, हाउ वुड दिस ऑल पॉसिबल, यह सब कुछ कैसे संभव है? तो भैया ये सब कुछ कीपिंग क्वाइट होने पे संभव है, मतलब शांत होने पे संभव है। जब हम लोग पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, अपना अंतरावलोकन करेंगे, सभी चीजों के बारे में विचार विमर्श करेंगे,
ठीक है, तभी ये सारी चीजें क्या हैं, पॉसिबल हैं। तो वही देखिए लिखे हुए हैं, दिस ऑल वुड पॉसिबल, ये सारी चीजें संभव हैं बाय ओनली कीपिंग क्वाइट, मीन्स शांत होकर के, मीन्स जब हम लोग पूरी तरह शांत हो जाएंगे तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, संभव हैं। तो सिंपल सा हो गया, दिस ऑल वुड पॉसिबल बाय ओनली कीपिंग क्वाइट। अगला प्रश्न है, What would the fisherman not do? मीन्स फिशरमैन क्या नहीं करेंगे, तो भैया फिशरमैन मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन ठंडे सागर में, वुड नॉट हार्म वेल्स, वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो भाई वही बात है, एक प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि द फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, मीन्स फिशरमैन जो है ठंडे सागर में मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सिंपल सा उत्तर हो गया। अगला है, व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, मीन्स व्हाट वुड द मैन, वह जो है क्या करेगा, द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, मीन्स जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है वह क्या करेगा। तो भैया जो व्यक्ति नमक इकट्ठा कर रहा है वह अपने घायल हाथों को देख सकेगा ना, जो अभी तक वह अपनी घायल हाथों को देख नहीं पा रहा है, उसका दिमाग जो भी कर रहा है उसी में लगा हुआ है। लेकिन अगर वह कीपिंग क्वाइट हो जाता है, शांत हो जाता है, कुछ समय अपनी बारे में अंतरावलोकन करता है, इंट्रोस्पेक्शन करता है, तो जो है अपने घायल हाथों को देख सकेगा। तो वही देखिए लिखे हुए हैं, द मैन गैदरिंग साल्ट, वह व्यक्ति जो नमक इकट्ठा कर रहा है, विल स्टॉप फॉर अ व्हाइल, थोड़े समय के लिए रुक जाएगा, एंड टेंड, टेंड मीन्स होता है देखभाल करना, और टेंड मीन्स देखभाल करेगा, टू सी देखने के लिए, हिज वुंडेड हैंड्स, अपने घायल हाथों को, और फिर वह अपने घायल हाथों को देखने के लिए, देखभाल करने के लिए उसे देखेगा। तो भैया ये हो जाएगा, जो है प्रश्न पूछा गया व्हाट वुड द मैन गैदरिंग सॉल्ट डू, मींस जो व्यक्ति इकट्ठा नमक इकट्ठा कर रहे हैं वे क्या कर सकेंगे। तो भैया इसका उत्तर है कि वे अपने घायल हाथों को देख सकेंगे। तो सिंपल से उत्तर हो गया, द मैन गैदरिंग सॉल्ट विल स्टॉप फॉर अ व्हाइल एंड टेंड टू सी हिज वुंडेड हैंड्स। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, विच मोमेंट इज द पोएट टॉकिंग अबाउट, तो कवि जो है किस क्षण की बात कर रहा है, किस समय की बात कर रहा है। तो भैया एक कीपिंग क्वाइट वाले समय की बात कर रहा है, मतलब एकदम पूर्ण साइलेंस की बात कर रहा है, जब चारों तरफ केवल खामोशी होगी, हम केवल जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन अंतरावलोकन करेंगे, केवल विचार चीजों के बारे में करेंगे, तब उस समय पल की बात कर रहा है। तो वही आपको लिख देने हैं, प्रश्न का उत्तर में देखिए लिखे हुए हैं, The poet is talking about, कवि बात कर रहा है about the moment of silence, मीन्स एकदम शांत वाली अवस्था, शांत वाली क्षण की बात कर रहा है। मीन्स कवि जो है एकदम शांत वाली क्षण की बात कर रहा है, जब पूरी तरह से केवल खामोशी हो, शांति हो, उस समय की बात कर रहा है। तो सिंपल हो गया, द पोएट इज टॉकिंग अबाउट द मोमेंट ऑफ साइलेंस हो जाएगा। ये आपके छठे प्रश्न का सटीक उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या, अगला स्टेंजा ही आ गया। अगला स्टेंजा आपका जो है स्टेंजा नंबर 2 है, और ये स्टेंजा यूपी बोर्ड 2025 की आईएएस सेट में पूछा गया स्टेंजा है। ठीक है, इस पोएम से 3 स्टेंजा लिए हैं, पहली पोएम से 2 स्टेंजा लिए थे, दूसरी पोएम से 3 स्टेंजा लिए हैं, और जो तीसरी पोएम होगी उसके आधार पे 2 स्टेंजा लेंगे। तो टोटल मिलाकर के आपकी आज की इस क्लास में 7 स्टेंजा कराने वाले हैं, जिसमें से 3 स्टेंजा कंप्लीट हो चुका है, 4 स्टेंजा और आपका बचा हुआ है। तो भैया आज जो है आपका पहला दूसरा तीसरा पोएम आपका पूरी तरह से जो है इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाने वाले हैं। तो भैया आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। शेयर में आप किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करोगे, सभी बच्चा बाटी तक आप इस वीडियो को पहुंचाओगे, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बार यूट्यूब पर सारी क्लासेस पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स की क्लास को कर दिए हुए हैं। तो इसलिए आपकी नैतिक जिम्मेदारी है सभी बच्चे तक इस वीडियो को पहुंचा देना। अब देखिए जो ये दूसरा स्टेंजा है इस पोएम का, और ये यूपी बोर्ड 2025 का आईएएस सेट में पूछा गया। अब इसका हिंदी अर्थ जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हिंदी अर्थ जल्दी से देखो, What I want, जो कुछ मैं चाहता हूं, शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, उसमें भ्रमित ना हो। जो कुछ मैं चाहता हूं, पेब्लो नेरूदा कहते हैं इस कविता के माध्यम से कि जो कुछ मैं चाहता हूं उसमें भ्रमित ना हो, विथ टोटल इनएक्टिविटी, मीन्स संपूर्ण निष्क्रियता से, संपूर्ण निष्क्रियता से उस चीज से मत भ्रमित हो जाओ कि हम कह रहे हैं कीपिंग क्वाइट होने के लिए, शांत होने के लिए, तो मतलब तुम निष्क्रिय हो जाओ, कोई काम ही जिंदगी में ना करो, कुछ दिन भर काम ही नहीं करो। हम उस तरह की बात नहीं कर रहे हैं, वही कर रहे हैं कि व्हाट आई शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड, मैं जो चाहता हूं उसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, विथ टोटल इनएक्टिविटी, मीन्स संपूर्ण निष्क्रियता से, संपूर्ण निष्क्रियता से जो है मैं जो कहता हूं उसमें जो है पूरी तरह से कंफ्यूज, आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।
आगे है लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन है, लाइफ इज जीवन है, जीवन है व्हाट इट इज अबाउट इसी के साथ है, मींस जीवन क्या है वह इसी बारे में है, इसी संबंध में है, किसी के संबंध में कि टोटल इनएक्टिविटी नहीं है, हमें कुछ क्षण के लिए केवल आपको जो है कीपिंग क्वाइट करना है, जीवन इसी के बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात हम कीपिंग क्वाइट कर दिए कि एकदम शांत होना मतलब मरण वाली अवस्था में आ जाना कि मर जाना जो है कीपिंग क्वाइट बोली, मेरा मृत्यु से भी कोई लेना देना नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम केवल एकाग्र दिमाग से नहीं होंगे, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, अपने जीवन को आगे बढ़ाने में, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार यदि हम कुछ नहीं करते हैं, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तब शायद, परहैप्स मींस शायद, अ ह्यूज साइलेंस एक बड़ी खामोशी, माइट इंटरप्ट मींस जो है बाधित कर देगी, दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, जो हम अपनी आप को कभी नहीं समझते हैं, उस खामोशी को, उस दुख को जो है शायद जो है एक साइलेंस, एक जो है खामोशी क्या कर देगी, उस दुख से दूर हमें उबार देगी। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और जो हम मृत्यु से अपने आप को धमकाते हैं, डराते हैं, ये जो कीपिंग क्वाइट करने से शायद वो भी डर निकल जाएगा, अगर हम कुछ समय शांत रहेंगे, कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए, तो हम मृत्यु से जो डरते हैं वो डर भी शायद निकल जाएगा। तो भैया ये हो गया इस स्टैंजा का हिंदी अर्थ हो गया। एक बार जल्दी से और देख लीजिए, What I want should not be confused with total inactivity, मीन्स जो मैं चाहता हूं उससे भ्रमित नहीं होना चाहिए संपूर्ण निष्क्रियता के साथ। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन क्या है वह इसी बारे में है। इफ आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मीन्स मेरा मृत्यु के साथ कोई लेन देन नहीं है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, यदि हम अपने जीवन को इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम अपने जीवन को गतिमान करने के लिए एकाग्र नहीं होते हैं, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और फिर एक बार कुछ नहीं करते हैं, परहैप्स शायद, अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ, मीन्स जो है शायद एक बहुत बड़ी शांति इस स्वयं को कभी ना समझ सकने वाली उदासी में बाधा डाल दे, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्फ विद डेथ, और स्वयं को मृत्यु के भय से धमकाया या डराया जा रहा है, इस चीज से हमें क्या कर सकता है, निकाल सकता है, उबार सकता है, क्या, कीपिंग क्वाइट करने से। ठीक है, अब इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं, इसके आधार पे जो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर हैं उसे कवर करते हैं। देखिए क्या है, व्हाट इज द पोएट वांट, कवि क्या चाहता है, तो कवि जो है टोटल इनएक्टिविटी नहीं चाहता है, मींस संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता है कवि। तो वही प्रश्न का उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, द पोएट वांट्स रीडर्स, कवि चाहता है कि रीडर्स नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी, मींस जो है संपूर्ण निष्क्रियता से भ्रमित ना हो, कि मतलब हम कीपिंग क्वाइट करने के लिए कह रहे हैं तो आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाओ, कुछ भी काम ना करो, इससे आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, द पोएट वांट्स रीडर्स नॉट टू बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, हाउ वुड अ ह्यूज साइलेंस इंटरप्ट, कैसे एक बड़ी जो है बड़ी खामोशी इंटरप्ट बाधित करेगी, तो भैया कैसे एक बड़ी खामोशी बाधित करेगी, तो इसका थोड़ा सा हमने बड़ा उत्तर लिखे हुए हैं, तो देखिए कैसे लिखे हुए हैं, इफ वी वुड नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, यदि हम एकाग्र मन नहीं करेंगे अपने जीवन को गतिमान करने के लिए, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और एक बार कुछ नहीं करेंगे, अ ह्यूज साइलेंस वुड इंटरप्ट, तो एक जो है बड़ी साइलेंस खामोशी बाधित कर देगी। द पोएट डज नॉट वांट कंप्लीट इनएक्टिविटी, तो कवि जो है संपूर्ण निष्क्रियता नहीं चाहता है। साइलेंस हैज टू बी ओनली अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, साइलेंस का मतलब क्या है कि हम अपने बारे में कुछ समय के लिए इंट्रोस्पेक्शन करें, मीन्स अंतरावलोकन करें। साइलेंस का बस इतना सा मतलब है यहाँ पर कि हम कुछ समय एकदम शांत होकर के अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन करें, अंतरावलोकन करें। तो भैया ये हो जाएगा आपका इस दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं, फिर उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, इफ यू वुड नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, अ ह्यूज साइलेंस वुड इंटरप्ट, द पोएट डज नॉट वांट कंप्लीट इनएक्टिविटी, साइलेंस हैज टू बी ओनली अ ब्रीफ मोमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में होता है अंतरावलोकन करना,
मतलब जो है अपने बारे में सोचना, विचार करना कि क्या हम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वही आपका इंट्रोस्पेक्शन होता है। अगला प्रश्न है व्हाई डू वी फियर, हम क्यों डरते हैं? तो भैया हम इसलिए डरते हैं कि जो है व्हाई डू वी फियर, हम क्यों डरते हैं? क्योंकि हम मृत्यु से डरते हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पाते इसलिए डरते हैं। तो इसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए वी डू फियर, हम डरते हैं बिकॉज वी नेवर अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, हम कभी अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, एंड थ्रेटन आवरसेल्फ विद डेथ, और अपने आप को मृत्यु से डराते हैं। हम अपने आप को मृत्यु से डराते हैं और अपने आप को कभी समझ नहीं पाते हैं, इसलिए हम डरते हैं। तो सिंपल सा आपका इस प्रश्न का उत्तर हो गया कि वी डू फियर बिकॉज वी नेवर अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स एंड थ्रेटन आवरसेल्फ विद डेथ। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राइट द नेम ऑफ द पोएट, कवि का नाम लिखिए, एंड द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम विच द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, और जो है कवित्री के नाम लिखिए जहां से ये जो है पोएम लिया गया है। कवि का नाम और जो है कविता का नाम लिखिए जहां से पोएम लिया गया है। तो सिंपल सी बात है, आपका पोएट और पोएटिस का नाम लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरूदा। ये पेब्लो नेरूदा जो है पुरुष जो है, ठीक है, पेब्लो नेरूदा के द्वारा लिखा गया है। तो भैया सिंपल सा पोएट, कवित्री नहीं, यहाँ पर पोएट मीन्स कवि है, ठीक है। पेब्लो नेरूदा है ना इसके, तो इसलिए कवि हैं। कवित्री तो मुझे याद आ गया पिछली पोएम का, ठीक है। तो द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट एंड कंपोज्ड बाई कर सकती हो, बाई पेब्लो नेरूदा कर सकते हो, या कंपोज्ड बाई कर सकते हो, कंपोज्ड बाई पेब्लो नेरूदा भी कर सकते हो, ठीक है। चाहे कंपोज्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है इन व्हाट सेंस, किस तरह से डू द लाइन मीन्स ये लाइन रिफ्लेक्ट चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, कैसे मॉडर्न लाइफ स्टाइल को ये लाइनें जो है चैलेंज करती हैं। तो कैसे मॉडर्न लाइफ स्टाइल को चैलेंज करती है, देखिए लिखे हुए हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स वर्क, और कैसे चैलेंज करेंगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि हम लोग अंधाधुंध ढंग से जो है किसी काम में लगे हुए करते हुए हम अपने बारे में इंट्रोस्पेक्शन मीन्स अंतरावलोकन कर ही नहीं रहे कि कुछ समय अपने आप को रोक करके समझे कि चीजें क्या सही है गलत है, वो काम हम कर ही नहीं रहे। हम एक दूरी बना लिए, उसी दूरी पे लगातार चले जा रहे हैं, गलत है सही है कुछ नहीं पता मुझे, हम लोगों को वो बस उसी दूरी पे हम लोग जो है घूमते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं। तो इस तरह से मॉडर्न लाइफ स्टाइल को ये जो है क्या करता है, प्रभावित करता है, चैलेंज करता है। मॉडर्न लाइफ स्टाइल को, जो जीवन एक बन गया है यापन, जिस तरह से लोग चलते चले जा रहे हैं, उसको ये चैलेंज करता है, चुनौती देता है। तो देखिए लिखे हुए हैं ऑल ह्यूमन बीइंग्स, सभी मानव वर्क एंडलेसली मींस अनंत रूप से काम करते हैं विद द एम ऑफ एट कंप्लीटिंग देयर टास्क, अपने टास्क को कंप्लीट करने के उद्देश्य से सभी व्यक्ति लगातार काम करते हैं। दे आर ड्राइवन बाय द टारगेट ऑफ सर्वाइवल, वे सर्वाइवल के टारगेट से जो है खिंचे हुए होते हैं, एंड थ्रेट ऑफ डेथ, और मृत्यु के भय से भी। सो दे आर इन मैड रस, इसलिए वे पागलपन की भीड़ में होते हैं, रस में होते हैं। टू accomplish ऑल दियर वर्क्स, अपने सभी कार्य को पूरा करने के लिए। इन दिस सेंस, इस प्रकार से द लाइन रिफ्लेक्ट द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल। इस प्रकार से ये लाइनें जो है आधुनिक लाइफ स्टाइल को क्या करती हैं, चैलेंज करती हैं, चुनौती करती देती हैं। क्योंकि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें कुछ समय के लिए शांत होकर के कोई काम नहीं करना है, इंट्रोस्पेक्शन करना है। लेकिन मॉडर्न लाइफ स्टाइल क्या है, हम एक काम जो है जो करना शुरू कर दिए उसी में जो है हमेशा लगे रहते हैं, कभी जिंदगी भर नहीं सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे सही है क्या गलत, कभी नहीं सोचते हैं। ए टू जेड उसी में लगे रहते हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल यही बन चुका है। एक मिनट का समय किसी के पास नहीं होता है। आप किसी इंसान से पूछोगे कि भैया जो है 10 मिनट चलो चलते हैं घूमने, नहीं, जो है अगर आप दोस्ती यारी में अभी के समय आपको जो है कहोगे तो चल देगा, लेकिन जो है बड़े जब हो जाओगे, जब एक समझदार कमाने वाले हो जाओगे, तो आपके पास 1 मिनट समय नहीं बचेगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर है, ये हो गया। अगला प्रश्न है व्हाट इज द सैडनेस द पोएट अलूडिंग टू, अलूड मींस होता है जिक्र करना, किस सैडनेस की कवि जिक्र करता है। तो भैया कौन सी सैडनेस है कि जो है कौन सी सैडनेस है कि हम मटेरियल जो है चीज़ों के पीछे बहुत तेजी से भाग रहे हैं, हम जो है कोई शाश्वत चीज़ों के बारे में सोच नहीं है, जो जेन्युइन कनेक्शन हमारा है, जो हमें सोचना चाहिए उसके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। यही आपका जो है यही सैडनेस है, ठीक है। इसी सैडनेस का
एल्यूड कर रहा है, जिक्र कर रहा है कभी। तो देखिए लिखे हुए हैं, पेब्लो नेरूदा एल्यूड्स मीन्स जिक्र करते हैं टू दी सैडनेस मीन्स दुख का, दैट ह्यूमन एक्सपीरियंस ड्यू टू दियर रिलेंटलेस परस्यूट, उस दुख का जो मानव अनुभव करते हैं, टू दियर रिलेंटलेस परस्यूट, जो बेकार सा पीछा कर रहे हैं, जो अनवरत बेकार सा पीछा कर रहे हैं आप मटेरियल सक्सेस मतलब भौतिक सफलता का, जो भौतिक सफलता का लगातार प्रयास कर रहे हैं, एंड द लॉस ऑफ जेन्युइन कनेक्शन, और जो एक रियल का कनेक्शन होता है उस चीज का जो खो चुके हैं, उस दुख की बात कभी कर रहे हैं कि जो है हम भौतिक चीजों के पीछे, भौतिक सफलता के पीछे तो बहुत तेजी से चल रहे हैं, लेकिन जो जेन्युइन कनेक्शन है, उस जेन्युइन कनेक्शन को, जो भगवान से जेन्युइन कनेक्शन है, वो कनेक्शन हम लोग भूल चुके हैं। उसी बात को कभी यही इसी सैडनेस की बात कर रहे हैं। ये चीजें तभी आएंगे जब हम कुछ समय अपना शांत रहेंगे, चीजों का इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अंतरावलोकन करेंगे, तभी हमें समझ में आएगा क्या चीजें सही है, क्या गलत है, कैसे हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मानवता क्या होती है, एक दूसरे की हेल्प करना क्या होता है। ये सारी चीजें जब हम कुछ समय इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तभी चीजें आएंगी। इसी सैडनेस की कभी इस पोएम में बात किए हुए हैं। तो सिंपल सा उत्तर हो गया कि पेब्लो नेरूदा alludes to the sadness that human experiences due to their relentless pursuit of material success and the loss of genuine connection। आगे अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न मीन्स तीसरा स्टेंजा आ गया है, ठीक है, 2 स्टेंजा इस पोएम का हो चुका है और ये तीसरा स्टेंजा भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। ये स्टेंजा यूपी बोर्ड 2023 के ZV, 24 के DV और 25 की HV और HZ सेट में पूछा गया स्टेंजा है, तो भैया इंपॉर्टेंट ये भी है। और इस स्टेंजा का पहले हम लोग हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर इसके बाद इसका जो है इसके आधार पर जो प्रश्न बने हैं उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा, परहैप्स मीन्स शायद, द अर्थ कैन टीच अस, शायद पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, जब सारी चीजें मृत सी प्रतीत होती हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में जिंदा प्रतीत होने लगती हैं, जिंदा सिद्ध हो जाती है। मीन्स ये बातें हमें प्रकृति से सीखना चाहिए, जो कुछ समय के लिए एकदम मृत से प्रतीत होती है लेकिन बाद में जो है वह एकदम जीवंत सी प्रतीत होने लगती है। तो जो है प्रकृति में भी ऐसा समय आता है कि सब कुछ एकदम मुरझाया हुआ होता है लेकिन फिर अचानक से एकदम जो है जीवित सा प्रतीत होने लगता है, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट, और आप शांत रहेंगे, और आई विल गो, मैं चला जाऊंगा। कभी करें कि मैं 12 तक गिनती गिनूंगा, आप लोग शांत रहोगे और मैं चला जाऊंगा। तो यही हो गया इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ हो गया, ठीक है। आगे इसके आधार पर प्रश्न क्या पूछे गए, हु कैन टीच अस, तो भैया नेचर हमें टीचर्स का, दी अर्थ ना पृथ्वी परहैप्स दी अर्थ कैन टीचर्स मीन्स पृथ्वी में सिखा सकती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दी अर्थ कैन टीचर्स हो जाएगा। एंड व्हेन, और कब जो है जब सारी चीजें मृत सी प्रतीत होती हैं और बाद में जो है एलाइव जो है जीवंत जो है सिद्ध हो जाती हैं, तो तब की बात कर रहा है। तो वेन का उत्तर हो गया कि जो है कि सिंपल सी बात है, जब चीजें मृत सी प्रतीत होती हैं और बाद में जो है क्या सिद्ध हो जाती हैं, एलाइव सिद्ध हो जाती हैं, जीवंत सिद्ध हो जाती हैं, तब की बात कर रहा है। ये तब वाली कंडीशन हो गया। तो सिंपल सा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, द अर्थ कैन टीच अस मीन्स पृथ्वी हमें सिखा सकती है, एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड मीन्स जब सारी चीजें मृत सी प्रतीत होती हैं, एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और बाद में कैसे सिद्ध हो जाती हैं, अलाइव सिद्ध हो जाती है मीन्स जीवन सिद्ध हो जाती है। तो सिंपल सा पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, द अर्थ कैन टीच अस एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, What would be proved later and how मीन्स बाद में क्या सिद्ध हो जाएगा, एंड हाउ और कैसे। तो भैया बाद में जो है चीजें जीवंत सी जो है जीवंत सी जो है प्रूव हो जाएंगी, सिद्ध हो जाएंगी। जो चीजें मृत सी प्रतीत हो रही थी वो जीवंत सी प्रतीत हो जाएंगी, जीवंत हो जाएंगी। और कैसे, विद द हेल्प ऑफ अर्थ, पृथ्वी की मदद से अर्थात नेचर की मदद से, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अर्थ मीन्स पृथ्वी या जो है पृथ्वी या जो है प्रकृति की मदद से, ठीक है। तो ये सिंपल सा आपका प्रश्न पूछा गया, व्हाट वुड बी प्रूव्ड लेटर, बाद में क्या प्रूव हो जाएगा, तो चीजें एलाइव प्रूव हो जाएंगी। और कैसे, किसकी मदद से, तो भैया सिंपल सी बात, पृथ्वी अर्थात नेचर की मदद से। तो देखिए प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, लेटर बाद में,
एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड अलाइव मीन्स सारी चीजें कैसे प्रूव हो जाएंगी, अलाइव प्रूव हो जाएंगी विद द हेल्प ऑफ द अर्थ मीन्स पृथ्वी की मदद से अर्थात नेचर की मदद से। तो सिंपल सा हो गया दूसरे प्रश्न का सटीक उत्तर कि लेटर एवरीथिंग वुड बी प्रूव्ड अलाइव विद द हेल्प ऑफ द अर्थ मीन्स नेचर। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है व्हाट डज द पोएट से एट लास्ट, कवि जो है अंत में क्या कहते हैं? तो कवि अंत में कहते हैं कि हम 12 तक गिनते गिनेंगे, आप लोग शांत रहेंगे, मैं चला जाऊंगा। यही बात कवि लास्ट में कहते हैं ना, ठीक है। तो देखिए लिखे हुए एट लास्ट, अंत में द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट देन ही विल काउंट अप टू 12, वह 12 तक गिनती गिनेंगे, एंड वी कीप क्वाइट, हम सभी शांत रहेंगे, एंड ही विल गो और वे चले जाएंगे। तो यही बात कहते हैं, इसी चीज को हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिख दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है व्हाट लेसन डज द अर्थ टीचर्स, मीन्स पृथ्वी हमें कौन सा पाठ पढ़ाती है, कौन सा पाठ सिखाती है? तो भैया पृथ्वी हमें यही सिखाती है जब चीजें एकदम स्पष्ट रूप से एकदम जो है दिखे, शांत दिखे, लेकिन बाद में चीजें क्या हो जाती हैं, जीवंत हो जाती हैं। यही चीज हमें जो है सिखाती हैं, अर्थात कुछ समय के लिए हम एकदम शांत हो जाएं, लगे कि हम मर गए हैं, लेकिन फिर बाद में जो है एकदम एक्टिव हो जाएं, तो वही चीज हमें पृथ्वी सिखाती है। तो देखिए लिखे हुए हैं द अर्थ टीचर्स अस, पृथ्वी में सिखाती है दैट देयर इज लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस, कि जीवन है एकदम स्पष्ट जो है, शांति के अंदर भी जीवन है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी कैन स्टिल बी अलाइव, कि हम जीवित रह सकते हैं, इवन इफ वी अपीयर टू बी स्टिल आर कॉम, जब हम जो है एकदम जो है स्टिल शांत और कॉम दिखें, कॉम मीन्स शांत दिखें, तब भी जो है हम जीवित रह सकते हैं। यही हमें पृथ्वी सिखाती है। तो सिंपल सा इस प्रश्न का उत्तर हो गया The earth teaches us that there is a life under apparent stillness. It means that we can still be alive even if we appear to be still or calm. आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न है What remains alive when everything seems to be dead? जब चीजें सारी मृत से प्रतीत होती हैं तो कौन सी चीज alive जो है बची हुई होती है? तो भैया पृथ्वी की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, ओनली द अर्थ इज अलाइव, मीन्स केवल पृथ्वी अलाइव होती है व्हेन एवरीथिंग एल्स अपीयर टू बी डेड, जब चीजें अन्य चीजें कैसी मृत सी प्रतीत होती है, तो द अर्थ अलाइव होती है, तो अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू, कवि हमें क्या कहता है करने के लिए? तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसका एक लाइन का उत्तर लिखना चाहते हो तो सीधे कह सकते हो कि कवि हमें कीपिंग क्वाइट करने के लिए कह रहा है, मीन्स कुछ समय शांत रहने के लिए कह रहा है। ठीक है, एक लाइन का उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो तो देखिए यहां पर बढ़ाए हुए हैं, क्या बढ़ाए हुए हैं? द पोएट आस्क फॉर अ टेम्पोरेरी पॉज, मीन्स कवि कह रहा है कि जो है कुछ समय के लिए हम रुकाव ठहराव करें इन डेली लाइफ, मीन्स प्रतिदिन के जीवन में हम कुछ समय ठहराव करें। सजेस्टिंग वी शुड स्टॉप, सजेस्ट करा, सलाह दे रहा कि वी शुड स्टॉप, हमें रोकना चाहिए आवर यूजुअल एक्टिविटीज, अपनी नियमित प्रतिदिन की गतिविधियों को, एंड रिमेन साइलेंट फॉर अ मोमेंट, और कुछ समय हमें एकदम शांत रहना चाहिए। यही कवि जो है इस पोएम, इस स्टेंजा, इस पोएम के माध्यम से कहना चाह रहा है। तो वही बात जो हमने कहा है कि इसका उत्तर आप कीपिंग क्वाइट कह करके भी एक लाइन में सीधा उत्तर लिख सकते हो, या फिर इस तरह से थोड़ा सा बड़ा करके भी लिख सकते हो, दोनों उत्तर सही है। तो एक बार और उत्तर देख लेते हैं, उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है द पोएट आस्क फॉर अ टेम्पोररी पॉज इन डेली लाइफ, सजेस्टिंग वी शुड स्टॉप आवर यूजुअल एक्टिविटीज एंड रिमेन साइलेंट फॉर अ मोमेंट। अगला प्रश्न है, अगला सातवां प्रश्न है नेम द पोएट एंड द पोएम ऑफ द एबव लाइन, मींस सिंपल सा बात है, पोएम का नाम लिखना है, पोएट का नाम लिखना है। तो देखिए लिखे हुए हैं द एबव एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम द पोएम कीपिंग क्वाइट बाय पेब्लो नेरुडा। ये जो है एक्सट्रैक्ट, ये जो है स्टेंजा किससे? कीपिंग क्वाइट पोएम से है, और जो किसके द्वारा लिखा गया? पेब्लो नेरुडा के द्वारा लिखा गया है। कंपोज्ड बाय भी कह सकते हो, हमने पहले भी बताया, कंपोज्ड बाय भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये हो गया आपका दूसरी पोएम के सभी स्टेंजा बेस्ड जो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे हमने करा दिए हुए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरी पोएम की तरफ, जो आपका तीसरी पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब हम लोग अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तरफ आगे बढ़ेंगे, और इसके आधार पे जो भी इंपॉर्टेंट स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर होंगे, सभी स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर करने वाले हैं। और इसके आधार पे दो इंपॉर्टेंट स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर को हम लोग लिए हुए हैं, दोनों को अच्छे से कवर करेंगे। और जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, लाइक में आप लोग किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं करेंगे। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सभी बच्चा पार्टी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे।
और आपके जो भी साथी यार हों, आप उन सभी साथी यार तक इस वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ आगे बढ़ते हैं। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। यदि आपको कुछ करना है तो आपको जो है मेहनत करना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, तब आपको कुछ मिलेगा। और मिलने के बाद लोग आपकी तारीफ करेंगे और लोग आपका सम्मान करेंगे। तो इसलिए आप पूरे जोश जज्बे के साथ 2 महीना लगे रहिए, एकदम ईमानदारी के साथ मेहनत करिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए ताकि आप अपने जिले और प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें। यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ भैया आगे बढ़ते हैं तीसरी पोयम अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तरफ। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का पहला इंपॉर्टेंट स्टेंजा, और पहला स्टेंजा देख लीजिए, यूपी बोर्ड 2022 के इजी और ई सेट में पूछा गया, 23 के जेडीएक्स सेट में पूछा गया, 24 के डीवाई डीजेड सेट में पूछा गया, 25 के एचएक्स सेट में पूछा गया। तो मतलब लगभग प्रत्येक वर्ष आया हुआ ये प्रश्न है, मीन्स स्टेंजा है। तो भैया इस स्टेंजा को हम लोग देख लेते हैं। और ये जो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। तो अब पहले हम लोग इस स्टेंजा का हिंदी अर्थ देख लेते हैं, पहले स्टेंजा का, फिर इसके आधार पर जो प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो आपका स्टेंजा है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की चीज, इज अ जॉय फॉर एवर हमेशा के लिए आनंद वाली चीज होती है। मीन्स एक सुंदर वस्तु सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस यह कभी तुच्छता अर्थात शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। जो सुंदर चीज होती है उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती है, वह कभी तुच्छता अर्थात शून्यता में परिवर्तित नहीं होती है। हाँ, बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉरेस यह हमारे लिए कुंज का काम करती है। मीन्स कुंज, बोवर मीन्स होता है कुंज, जो चारों तरफ पेड़ों को ढका हुआ भाग जो होता है वही किसी को बोवर बोलते हैं। मीन्स यह हमारे लिए, बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉरेस्ट यह हमारे लिए एक कुंज का काम करती है, मीन्स एक शांत स्थान प्रदान करती है। एंड स्लीप और नींद प्रदान करती है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम मीन्स एकदम मधुर सपनों वाली नींद प्रदान करती है। एंड हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग और एकदम जो है निश्चल श्वास प्रदान करती है। कौन सी चीज, सुंदर वस्तु। सुंदर वस्तु हमें जो है एक कुंज की तरफ हमारे लिए काम करता है, एक जो है सपनों से भरी हुई नींद प्रदान करता है, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स एक निश्चल श्वसन प्रदान करता है, ठीक है। और जो सुंदर वस्तु होती है उसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती रहती है, वह कभी घटती नहीं है, कभी शून्यता की तरफ नहीं जाती है, ठीक है। और सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देने वाली होती है। आप लोग जो कहते हो ना, ये लड़कियां देखने में बहुत ही सुंदर है, आप लोग उसके प्रति फिदा हो जाते हो। जैसे कोनो लड़की को आप लोग देख लेते हो और वो देखने में अगर अच्छी है तो आप लोग फिदा हो जाते हो, कहते हो कि यही सबसे सुंदर चीज है, यही सबसे सुंदर दुनिया में है। तो भैया उसके जो फिजिकल अपीयरेंस आप देख रहे हो, उसका जो शरीरिया देख रहे हो ना, शरीरिया से मतलब नहीं, शरीरिया जो है आप उसके साथ 4 दिन सोओगे, 4 दिन रहोगे, शरीर का मतलब खत्म हो जाएगा। तब आप उसके साथ जो समय बिताओगे उसका जो स्वभाव होगा वो स्वभाव फर्क डालेगा आपके ऊपर। और अगर उसका स्वभाव अच्छा है तो आपका जीवन एकदम स्वर्ग बन जाएगा। तो उसकी सुंदरता तब हमेशा आपके लिए बढ़ती चली जाएगी, समय के साथ साथ उसकी सुंदरता आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अगर आप फिजिकल अट्रैक्ट हुए हो, शारीरिक रूप से आपका लगाव हुआ है, तो जैसे शरीर, उसका शरीर की सुंदरता जैसे जैसे कम होगी वैसे वैसे आपका प्यार मोहब्बत सब कुछ कम होता चला जाएगा। आप लोग फिर दूसरी लड़की देखना शुरू कर देंगे पटाने के लिए। तो भैया वही बात है, तब वो आपका सुंदर चीज नहीं है, सुंदर वो है उसका जो बिहेव होगा, जो नेचर होगा, वो सुंदरता वाली चीज है, जिससे आप हमेशा आगे जो है उससे ज्यादा प्रेम करते चले जाओगे। तो समझ जाना, अगर सुंदरता की कोई परिभाषा पूछे तो आप बता देना कि सुंदरता की क्या परिभाषा होती है। उम्मीद करते समझ गए होंगे। यही स्टेंजा था। आप पे बहुत बढ़िया बढ़िया पोएम दिया गया है, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ बताए हैं, तो आप लोग जो है जो पोएम वाला जो चैप्टर पढ़ाए हैं, पोएम का सेक्शन, बड़ा बढ़िया बढ़िया हिंदी अर्थ बताया, तो आप लोग उससे सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न पूछा गया, व्हाट इज अ जॉय फॉर एवर मीन्स व्हाट इज क्या है, जॉय फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए आनंद। हमेशा के लिए आनंद क्या है, तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की वस्तु ही हमेशा के लिए आनंद है। तो सिंपल सा आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे,
अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की वस्तु इज जॉय फॉर एवर, हमेशा के लिए आनंद है। मीन्स एक सुंदरता की वस्तु जो है, सुंदरता की चीज जो है हमेशा के लिए आनंद होती है। वही बात है, अगर किसी का दिल साफ है, उसके अगर वो आपका लाइफ पार्टनर बन गया है तो आपका जिंदगी हमेशा के लिए सुंदर जिंदगी बन जाएगा। लेकिन आप किसी से फिजिकल अट्रैक्ट हुए हो तो 4 दिन की चांदनी जो है फिर तो अंधेरी रात होने वाली है। मीन्स आपका प्रेम कुछ समय के लिए, जब तक उसका फिजिकल अपीयरेंस अच्छा है तब तक तो बना रहेगा, सोना बाबू जादू मोना टोना सब कुछ चलता रहेगा। लेकिन जैसे उसकी शरीरिया जो है ढलान पे गई तो आपका सोना मोना जादू टोना कहीं और शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, किसी और के पास चला जाएगा, ठीक है, उसकी सुंदरता से प्रभावित होकर के, उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे प्रभावित होकर के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप जब भी प्यार करें तो इनर हार्ट देखें, स्वभाव देखें, ना कि फिजिकल अपीयरेंस देखें। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट विल अ थिंग ऑफ ब्यूटी प्रोवाइड अस। व्हाट विल मीन्स क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की वस्तु, प्रोवाइड अस मीन्स हमें प्रदान करती है। हमें एक सुंदरता की वस्तु क्या प्रदान करती है, तो जो भी सारी चीजें प्रदान करती हैं कि आपका जो है बोवर की तरफ में से कुंज की तरह काम करता है, एक सपनों से भरी नींद प्रदान करता है, श्वास प्रदान करता है, क्वाइट ब्रीथिंग प्रदान करता है, ये सारी चीजें आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। देखिए लिखे हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस मीन्स अ थिंग ऑफ ब्यूटी हमें प्रदान करती है, अ बोवर क्वाइट मीन्स एक शांत कुंज प्रदान करती है, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम और जो है अच्छी जो है सपनों से भरी नींद प्रदान करती है, हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करती है, एंड क्वाइट ब्रीथिंग मीन्स निश्चल श्वसन प्रदान करती है। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल प्रोवाइड अस अ बोअर क्वाइट एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। जो आपका ये लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो भैया थिंग ऑफ ब्यूटी की तुलना जॉय फॉर एवर से किया गया है। मतलब थिंग ऑफ ब्यूटी की तुलना जॉय फॉर एवर से किया गया है, लेकिन कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच यहां पर मेटाफर हो जाएगा। तो भैया वही चीज हमने लिखे हुए हैं, मेटाफर इज यूज्ड इन द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जो आपकी लाइन है अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, इसमें मेटाफर का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तुलना जॉय फॉर एवर से किया गया है और कंपैरिजनल वर्ड एज लाइक सो का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए फिगर ऑफ स्पीच आपका कौन सा हो जाएगा, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, व्हाट विल हैपन, क्या घटित होगा विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की वस्तु के साथ। तो भैया सुंदरता की वस्तु के साथ यही घटित होगा, यह कभी शून्यता की तरफ नहीं बढ़ेगी। मीन्स सुंदरता कभी समाप्त नहीं होगी, सुंदरता समय के साथ साथ बढ़ती चली जाती है, तो यही होगा। देखिए लिखे हुए हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की वस्तु विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वह कभी शून्यता में नहीं जाती है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी कभी शून्यता में नहीं जाती है, तो वही चीज हमने इस प्रश्न के उत्तर में लिख दी हुई है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, कभी नथिंगनेस में नहीं जाता है। तो भैया ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, What does the poet feel, कवि क्या महसूस करता है about a thing of beauty मीन्स एक सुंदरता की वस्तु के बारे में, एक सुंदरता की वस्तु के बारे में कवि क्या महसूस करता है। तो भैया कवि जो है इसे खजाने के रूप में लेता है जो है, और कहता है कि हमेशा इवन लास्टिंग जॉय प्रदान करती है। मीन्स जो सुंदरता होती है वो हमेशा एक शाश्वत चलने वाले आनंद को प्रदान करती है। तो सिंपल से देखिए इस प्रश्न का उत्तर लिखे हुए हैं, द पोएट फील्स, कवि महसूस करता है, दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, कि एक सुंदरता वाली वस्तु हमेशा ट्रीजर्ड मीन्स खजाना होता है, इन आवर माइंड मीन्स हमारे मस्तिष्क में खजाने के समान होता है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस, यह हमें प्रदान करता है, इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय मीन्स शाश्वत आनंद को प्रदान करता है। ये जो शाश्वत आनंद मीन्स हमेशा चलने वाले आनंद को प्रदान करता है। तो यही हो जाएगा पांचवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार फिर प्रश्न का उत्तर देखिए, फिर अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर है, द पोएट फील्स दैट अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज treasured in our mind because it provides us eternal and everlasting joy। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, What does the poet mean when he says it will never pass into nothingness?
इसका मतलब क्या है जब कवि कहता है कि यह कभी शून्यता में समाप्त नहीं होगी, जो आपका इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस है, इसका अर्थ क्या होगा कुल मिलाकर कवि पूछ रहा है। तो भैया यही इसका अर्थ होगा कि सुंदर चीजें कभी फेड नहीं होती हैं, कभी इनसिग्निफिकेंस नहीं होती हैं, ये सुंदरता जो है हमेशा बढ़ती चली जाती है हमारे दिमाग में, ठीक है। तो वही बात आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देनी है। तो देखिए लिखी हुई है द पोएट मीन्स कवि का कहने का अर्थ है टू से दैट एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी मीन्स एक सुंदरता की जो वस्तु है नेवर फेड्स इनटू इनसिग्निफिकेंस, कभी वह जो है शून्यता में समाप्त नहीं होती है। जो एक सुंदरता वाली जो एक सुंदर चीज होती है उसका जो है जो सुंदरता होती कभी इनसिग्निफिकेंस नहीं होता है, वह कभी समाप्त नहीं होता है। बट मल्टीप्लाइज वह बढ़ता है, मैनीफोल्ड कई परतों के रूप में बढ़ता है। व्हेन इट रिटर्न टू आवर माइंड, जब हमारे मस्तिष्क में वह सुंदर चीज आती है तो कई परतों के रूप में बढ़ा हुआ आती है, ठीक है। तो ये इस छठे प्रश्न का सीधा सटीक उत्तर हो गया। प्रश्न का उत्तर फिर से देख लीजिए। The poet means to say that an object of beauty never fades into insignificance but multiplies many folds when it returns to our mind। तो भैया ये हो गया इस छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है नेम दी पोएम एंड दी पोएट ऑफ दी एबव लाइन, मीन्स इस एबव लाइन जो लाइन लिया गया इसके कवि और जो है कवि और पोएम का नाम लिखना है। तो सिंपल सी बात देखिए लिखी हुई है द नेम ऑफ द पोएम इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी, पोएम का नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, एंड द नेम ऑफ द पोएट इज जॉन कीट्स। इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है, जॉन कीट्स है। तो सिंपल सा हमने दिखा दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है हाउ इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, कैसे जो है थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर है, मीन्स हमेशा के लिए आनंद है। तो कैसे भैया हमेशा के लिए आनंद है, क्योंकि इसकी जो ब्यूटीनेस होती है, जो इसका सुंदरता होती है वो समय के साथ बढ़ती रहती है, समय के साथ कभी समाप्त नहीं होता है, इसलिए जो है यह जॉय फॉर एवर है, मीन्स हमेशा के लिए आनंद होता है, ठीक है। तो वही देखिए लिखे हुए हैं एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी नेवर फेड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, मीन्स जो है एक सुंदरता की जो वस्तु होती है वो समय के साथ नहीं बदलती है। रादर इट मल्टीप्लाइज, इसके अलावा इसके बजाय इट मल्टीप्लाइज ये बढ़ जाता है विद द पासिंग ऑफ टाइम, समय के साथ साथ सुंदरता बढ़ जाती है। इसके अलावा ये होता है कि समय के साथ साथ सुंदरता बढ़ जाती है, समय के साथ सुंदरता कभी कम नहीं होती है, समय के साथ सुंदरता उसकी बढ़ती चली जाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 8th नंबर के प्रश्न का उत्तर हो गया कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी नेवर फेड्स विद द पासेज ऑफ टाइम, रादर इट मल्टीप्लाइज विद द पासिंग ऑफ टाइम। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है हाउ डज इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, कैसे इसकी सुंदरता बढ़ती है, मीन्स कैसे इसकी जो ब्यूटीनेस है, जो सुंदरता है वो इंक्रीज कैसे होती है। देखिए लिखे हुए हैं द लवलीनेस ऑफ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मीन्स एक चीज सुंदरता की चीज की जो लवलीनेस है, प्यारापन है, इंक्रीजेस मीन्स बढ़ता है एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतता है उसकी सुंदरता की चीज की जो सुंदरता लवलीनेस होती है वह बढ़ती चली जाती है। तो कब बढ़ती है, समय के साथ साथ उसकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है, ठीक है। जैसे एक बात आपको याद होगा जब यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि आपका जो है सबसे बड़ा मित्र कौन है, तो उसने जो है युधिष्ठिर ने जवाब दिया था बूढ़ी पत्नी। बूढ़ी पत्नी क्यों कहे थे, अब बूढ़ी पत्नी में तो भैया जो है वो तो सुंदर देखने में तो नहीं लग रही है, युधिष्ठिर ने क्यों जवाब दिया थे बूढ़ी पत्नी, भैया इसलिए बूढ़ी पत्नी का उन्होंने जवाब दिया था क्योंकि जो है वो बूढ़ी पत्नी समय के साथ साथ उस बूढ़ी पत्नी की सुंदरता बढ़ गई है, उसके साथ रहने पे जो है इतना दिन का प्यार मोहब्बत लगाव की वजह से उसकी सिंपैथी, उसकी सहानुभूति, उसके प्रति प्रेम लगाव, उसकी सुंदरता जो है बढ़ती चली गई है, इसलिए बूढ़ी पत्नी का एग्जाम्पल दिए थे। न कि ऐसा कर दिए कि जो नई नई आई हो वाइफ आई हो उसकी बात नहीं, नहीं है उसकी बात नहीं, सुंदरता समय के साथ साथ बढ़ी है वहां पर, ठीक है। तो उस चीज की बात हो रही है। सुंदरता क्या है, ह्यूमन नेचर, जो आपका व्यवहार है वही आपकी सुंदरता है, न कि आपका फिजिकल अपीयरेंस मींस शारीरिक आपकी बनावट या फिर आकार वो सुंदरता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड बोवर, बोवर शब्द से आप क्या समझते हैं। तो भैया बोवर मीन्स होता है शेडी इनक्लोजर, जो चारों तरफ जो है छायादार वृक्ष का जो चारों तरफ वाला भाग होता है उसी को जो है बोवर बोलते हैं, कुंज जैसे कहते हैं, चारों तरफ से आपका जो है घेरा हुआ पेड़ों से ढका हुआ जो क्षेत्र होता है उसी को बोवर बोलते हैं। देखिए लिखे हुए हैं द वर्ड बोवर मीन्स, शब्द बोवर का अर्थ है शेडी इनक्लोजर मीन्स छायादार जो है घेराव, छायादार घेराव जो होता है उसी को जो है बोवर बोलते हैं। अगला प्रश्न है पॉइंट आउट सम
राइमिंग वर्ड्स इन दिस टेक्स्ट, राइमिंग वर्ड आपको लिखना है, जैसे ज्ञानू मानू, सानू टानू, इस तरह से आपका जो राइमिंग वर्ड होते हैं ना उसको लिखना है इस स्टेंजा से। तो इस स्टेंजा में आपका फॉरवर्ड दिया था, नेवर दिया था, ये राइमिंग वर्ड हो गया। अगर स्लीप कीप दिया है, स्लीप कीप भी आपका राइमिंग वर्ड हो गया। तो दो राइमिंग वर्ड इस स्टेंजा में आपका दिया है, दोनों को हमने यहाँ पर दिखा दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न है, इसके बाद एक ही स्टेंजा और बचेगा, उसके बाद आपकी क्लास समाप्त होगी। तो आज की क्लास लगभग 1 घंटा 20-25 मिनट की क्लास होगी, थोड़ा सा लंबी हुई है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लंबी हुई है। तो आपका प्रश्न है 12वां प्रश्न है, व्हाट आर दी फीलिंग्स ऑफ द पोएट, मीन्स कवि की क्या भावनाएं हैं अबाउट अ थिंग ऑफ ब्यूटी, मीन्स एक सुंदरता की वस्तु के प्रति, एक सुंदरता की वस्तु के प्रति कवि की भावनाएं क्या हैं। तो सिंपल सी भावना है कि जो एक सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय होता है, और उनका मानना था कि सुंदरता हमेशा बढ़ती चली जाती है किसी चीज़ की, तो वही चीज़ को आपको लिख देने हैं। तो 1-2 लाइन में भी लिख सकते थे, हम 3-4-5 लाइन में लिखे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप 2 लाइन में भी लिख सकते हैं वही चीज़ को, ठीक है। देखिए लिखे हुए हैं, The poet feels, कवि महसूस करता है, that a thing of beauty is a source of eternal joy and solace, मीन्स एक सुंदरता वाली वस्तु हो शाश्वत आनंद और शांति का जो है स्रोत होती है। He believes that, वो मानते हैं, that beauty provides us lasting sense of peace and happiness, मीन्स जो है सुंदरता हमें जो है प्रदान करती है, एक आनंद जो है शांति और खुशी प्रदान करती है। तो वही बात है, 4-5 लाइन के 2 लाइन में आप भी उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो हम इतना बड़ा कर दिए हैं, तो सिंपल सा आपका प्रश्न का उत्तर हो गया, द पोएट फील्स दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ इटर्नल जॉय एंड सोलेस, ही बिलीव्स दैट ब्यूटी प्रोवाइड्स अ लास्टिंग सेंस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। आगे बढ़ते हैं, अगला भैया स्टेंजा नंबर 2, इस पोएम का दूसरा स्टेंजा और आज की क्लास का अंतिम स्टेंजा, ठीक है। तो 3 पोएम का आपका स्टेंजा इस स्टेंजा के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देखेंगे, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से आप सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी बच्चे में वीडियो को शेयर कर दें। शेयर करने में आप किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करेंगे, इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए। तो भैया चलते हैं इसका, और ए स्टेंजा यूपी बोर्ड 2024 के DW और EA सेट में पूछा गया स्टेंजा है। तो सिंपल सा है, एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर, और ऐसा वैभव, ग्रैंडुअर मीन्स वैभव, ऑफ द डूम्स मीन्स प्रलय के दिन, मीन्स और ऐसे ही वैभव की हमने अपने किसके लिए, वी हैव इमेजिन, हमने कल्पना किया है, फॉर द माइटी डेड, मीन्स जो है मृत बुजुर्गों के लिए। मृत बुजुर्ग मीन्स मरे हुए लोग, महान मरे हुए लोग, मीन्स ऐसे ही वैभव की हमने अपने पराक्रमी अर्थात महान मृत अर्थात बुजुर्गों के लिए प्रलय के दिन में कल्पना की है। डूम्स मीन्स प्रलय के दिन, प्रलय के दिन में हमने अपने महान बुजुर्गों के लिए ऐसे ही महान कल्पना की हुई है। ऑल लवली टेल, सभी प्यारी कहानियां, दैट वी हैव हियर्ड, जिसे हम लोगों ने सुना है, आर रीड या फिर जिसे हमने पढ़ा है, एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमर्टल ड्रिंक, वे अनंत जो है फाउंटेन फब्बारा होती हैं, ऑफ इमर्टल ड्रिंक मीन्स अमर जो है पेय पदार्थ का, पोरिंग ऑन टू अस, हम पे उड़ेली जाती हैं, फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक मीन्स स्वर्ग के किनारे से वे हमारे ऊपर उड़ेली जाती हैं। क्या चीज़ें, मीन्स ये जो कहानियाँ हमने सुनी या पढ़ी है, ये जो है अमर अमृत का एक अनंत फव्वारे के रूप में होती हैं, जो स्वर्ग के किनारे से हमें जो है डुबोती रहती हैं, अर्थात जो है स्वर्ग के किनारे पे हमें डुबोती रहती हैं, मीन्स हम उसके किनारे पर डूबते रहते हैं, अर्थात कहानियों से मोटिवेशन प्राप्त करते रहते हैं। तो सिंपल सी बात है, फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए, एंड सच टू इज द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स, ऐसे प्रलय के दिन के वैभव हमने, वी हैव इमेजिन्ड, हमने कल्पना की है, फॉर द माइटी डेड मीन्स शक्तिशाली मरे लोगों के लिए, अर्थात जो महान मृत बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए हमने ऐसे महान जो है वैभव की, प्रलय के दिन के वैभव की कल्पना किए हुए हैं। ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर्ड आर रीड, सभी प्यारी कहानियां जिसे हमने सुना हुआ है या फिर जो है पढ़ा हुआ है, एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमर्टल ड्रिंक मीन्स एक अमर जो है अमर पेय पदार्थ का एक फव्वारा, पोरिंग ऑन टू अस फ्रॉम दी हेवेंस ब्रिंक मीन्स स्वर्ग के किनारे से हमें जो है उड़ेला उस पे जा रहा, हमारे ऊपर उड़ेला जा रहा है, ठीक है। मतलब जो एक कहानियां स्टोरीज है ना, लवली टेल्स हो गई, बहादुरी की सारी कहानियां तो हमें मोटिवेशन प्रदान करती हैं, और माइटी डेड की बात किया गया है, अर्थात जो है यहाँ पर शक्तिशाली लोगों के मरने की बात, जो अच्छे काम करके गए हैं, जो अच्छे व्यक्ति रहे हैं, उनकी बात किया गया है। देखिए पहला प्रश्न क्या किया गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स, ग्रैंडुअर ऑफ डूम्स की मीनिंग क्या है। तो भैया इसका मीनिंग है
कि ग्रैंडुअर मीन्स होता है वैभव होता है, अब डूम मीन्स प्रलय के दिन, प्रलय के दिन वैभव, प्रलय के दिन वैभव मीन्स होता है प्रेजेंस ऑफ जॉय इवन इन सैडनेस, दुख में भी खुशी का अनुभूति होना, वही आपका हो जाएगा ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स हो जाएगा। सिंपल से देखिए इसका उत्तर लिखे हुए हैं, द ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स मीन्स प्रेजेंस ऑफ जॉय इवन इन सैडनेस, यहाँ तक कि दुख में भी जॉय की उपस्थिति होना, खुशी की उपस्थिति होना, यही होता है ग्रैंडुअर ऑफ द डूम्स होता है। तो भैया ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अगला है हु आर माइटी डेड, कौन जो है शक्तिशाली मरे हुए लोग हैं, तो भैया हमारे ये जो पूर्वज हैं जिन्होंने बहादुरी पूर्ण कार्य किए हुए हैं और जो है समाज के लिए कुछ बेहतर किए हुए हैं, वे माइटी डेड हैं, वे शक्तिशाली मरे हुए लोग हैं। ठीक है, तो देखिए लिखे हुए हैं आवर एंसेस्टर, हमारे बुजुर्ग, हु डिड दी ब्रेव डीड्स, जिन्होंने बहादुरी पूर्ण कार्य किए, एंड कंट्रीब्यूटेड टू दी सोसाइटी, और समाज में सहयोग किए, आर माइटी डेड, वे शक्तिशाली लोग हैं। तो भैया सिंपल सा बात हो गया, आवर एंसेस्टर्स हु डिड दी ब्रेव डीड्स एंड कंट्रीब्यूटेड टू दी सोसाइटी आर माइटी डेड। आगे बढ़ते हैं, तीसरा और अंतिम प्रश्न, यही अंतिम प्रश्न आपका है, व्हाट हैव वी हियर्ड और रीड, हम लोग क्या जो है सुने हैं और रीड पढ़े हैं, इन ऑल लवली टेल्स मीन्स सभी प्यारी कहानियों में। तो भैया सभी प्यारी कहानियों में जो है हमने क्या पढ़ा हुआ है, क्या सुना हुआ है, तो इसका उत्तर सिंपल से हो जाएगा कि इन ऑल लवली टेल्स, सभी सुंदर कहानियों में, वी हैव हियर्ड और रीड, हमने पढ़ा है या सुना है, आर अ सोर्स ऑफ एंडलेस प्लीजर फॉर अस, मीन्स हमारे लिए एक अनंत जो है, अनंत जो है, अनंत आनंद का स्रोत, यही हमने जो है पढ़ा हुआ है। मीन्स अ सोर्स ऑफ एन एंडलेस प्लीजर मीन्स एक अनंत जो है आनंद का स्रोत, फॉर अस मीन्स हमारे लिए, मीन्स एक अनंत आनंद का स्रोत हमने हमारे लिए पढ़ा हुआ है, किसमें, सभी जो है सुंदर कहानियों में और जो है सभी लवली टेल्स में। ठीक है, ये हो गया अंतिम प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर कि इन ऑल लवली टेल्स वी हैव हियर्ड और रीड आर अ सोर्स ऑफ एन एंडलेस प्लीजर फॉर अस। तो इस तरह से आपका सभी स्टेंजा का जितनी भी इंपॉर्टेंट जो है स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन थे, शुरुआत की 3 पोएम के हमने करा दिए हैं, उसके बाद अगली जो है 2 पोएम की जो है, अगली 2 पोएम की स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर और सेंट्रल आइडिया अगली क्लास में करा देंगे। तो अगली क्लास में आपका ये पोएम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, मीन्स पोएम वाला सेक्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और 2 क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो आप लोग दोनों क्लास को अच्छे से कवर करेंगे और किताब साथ में रखेंगे और सीरीज भी साथ में रखेंगे, किताब सीरीज से मिलाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, समझते हुए से आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो भैया ये आज की क्लास थी। जल्दी से सभी प्यारे से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। भैया ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, क्योंकि इस बार सारी क्लासेस यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं, कोई फीस रिवीजन सीरीज की, क्रैश कोर्स की नहीं ली जा रही है, तो इसलिए आप सभी बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दोगे। ठीक है, और इस रिवीजन सीरीज को जो भी बच्चा 25 क्लास को अटेंड कर लेगा, पूरी गारंटी के साथ कर रहे हैं कि आपके इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। तो इसलिए पूरी मेहनत से, पूरे जोश जज्बे के साथ सभी क्लासेस को आप अटेंड करें और ईमानदारी से आप उसे कवर करते चलें। और इसका पीडीएफ आपका जो टेलीग्राम का डायमंड एकेडमिक क्लासेस का पब्लिक ग्रुप है, उस पर आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से इसका पीडीएफ भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास हो गई, बाकी मिलेंगे कल की क्लास में, कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। समय, विश्वास और सम्मान ऐसी पक्षी है, उड़ जाए तो वापस नहीं आते हैं। तो भैया अभी आपके पास समय है बोर्ड परीक्षा में, तो मेहनत करो, मेहनत करोगे आपके पेपर अच्छे जाएंगे, मार्क्स अच्छे आएंगे, आप शान से नंबर बताओगे। मेहनत नहीं करोगे, समय चला जाएगा आपके पास, आपका एग्जाम का दिन आ जाएगा, आप जो है मुंह लटका के जाओगे, मुंह लटका के चले जाओगे, आपका रिजल्ट खराब जाएगा, आप किसी के सामने नजर नहीं मिला पाओगे। तो इसलिए आप चुनाव के लेना आपको करने क्या है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप मेहनत करेंगे, पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय श्री राम।